क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही। तो जो भी हमें इस लेक्चर्स में आ रहे हैं, चीजें कठिनाइयां आएंगी आपको परीक्षा की तैयारी करते समय, पढ़ते समय बहुत बार आपका मन उदास भी होगा, लेकिन हमें रुकना नहीं है। हमें चीजों को लगातार करते रहना, मन करे भी तब भी, नहीं करे तब भी हमें चीजों को करते रहना चाहिए। तो इसमें आज इसी के टॉपिक के साथ हम विलेनों के अणुसंख्यक गुणधर्म के बारे में, टॉपिक जो हमारा लेक्चर नंबर 7 है, इस पर हम बात करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 7 में है क्या कि इसमें हम पढ़ने वाले हैं विलेनों के अणुसंख्यक गुणधर्म, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। तो इसमें माने बात करते हैं कि अणुसंख्यक गुणधर्म होते क्या चीजें। तो किसी भी विलयन में जो भी कणों की संख्या उपस्थित होती है, किसी भी विलयन में उपस्थित कणों की जो संख्या होती है, ये तो उस पे वो सारी की सारी उसके जो क्रियाकलाप हैं, गुणधर्म है, ये निर्भर करते हैं। तो वे सभी हमारे क्या कहलाते हैं? अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। यानी विलयन के वह गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित कुल कणों की संख्या तथा विलय की कणों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। फिर इसमें अणुसंख्यक गुणधर्म, ये आपका डेफिनेशन रहा सिंपल तरीके से, जो भी विलयन में विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उनके अनुपात पर निर्भर करते हैं, यानी उनके कम या ज्यादा होने पर उनके मानों में, उनके वैल्यूज में डिफरेंस आता है, उनके वैल्यू में मान में चेंजेज आते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। तो हमारे अणुसंख्यक गुणधर्म जो हमें पढ़ने हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लेवलिंग ऑफ वेपर प्रेशर्स, और सेकंड है आपका क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स, और हिमांक में अवनमन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और फिर चौथा और सबसे अंतिम है पराशर दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये 4 प्रकार के हमें इसमें पढ़ने हैं। तो वाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और पराशर दाब। तो आप पहले इसमें करेंगे क्या कि अपने नोट्स में इसको पहले हम साइड हो जाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर उसके बाद हम पहला हेडिंग डालते हैं वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन। चलिए इसको आप करिए। चलिए इसको हम समझते हैं वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन। तो हमने अगले चैप्टर्स जो हमारा मतलब पिछला जो था 6 लेक्चर नंबर 6, उसमें हमने जाना था कि किस प्रकार से वाष्पदाब किसे कहते हैं, वाष्पदाब क्या है, और इसमें हमें जाना है वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन। तो सिंपल तरीके से हम समझते हैं कि वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन है क्या। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू चीजों को हम समझने का प्रयास करते हैं। वाष्पदाब क्या है? तो वाष्पदाब को हमने उस दिन लिखा था कि वाष्पदाब को परिभाषित करना चाहते हैं तो किसी वाष्पशील द्रव द्वारा, हम लिख देते हैं यहाँ पर परिभाषा, डिफिनेशन, पहले वाष्पदाब को लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमने डिफिनेशन लिखा था कि किसी वाष्पशील द्रव विलयन में विलयन के वाष्प के द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब वाष्पदाब कहलाता है। ये आपको सिंपल तरीके से इस बात को समझ लेना है कि किसी वाष्पशील द्रव विलयन में विलयन के वाष्प के द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब वाष्पदाब कहलाता है। चलिए हम करते हैं क्या है, पहले यहाँ पर हम एक तरीके से इसको हम समझ लेते हैं, पूरी कहानी को किस प्रकार से हम समझते हैं। यहाँ पर आप करेंगे क्या कि हमने पहले यहाँ पर एक आपको पात्र लिया, मान लेते हैं ये आपका पात्र है, और इस पात्र में आपने क्या किया कि इसमें आपने लिक्विड भर दिया। क्या भर दिया? कोई वाष्पशील द्रव भर दिया। ये है आपका वाष्पशील द्रव। अब इसको, इस वाष्पशील द्रव को हम इसमें आपने टेम्परेचर देंगे, तो चूंकि यहाँ पर ये शुद्ध विलायक है, इसको हम लिख सकते हैं शुद्ध विलायक का वाष्पदाब। यहाँ पर हम सीधे लिख सकते हैं शुद्ध विलायक का वाष्पदाब है। यानी इसको जब हमने हीट किया, तो हीट करने के बाद चूंकि ये प्लेट बंद है आपका, तो बंद होने पर ये इसमें क्या होगा, केवल द्रव है, केवल विलायक ही है। तो विलायक होने पर क्या हो रहा है कि इसके कण जो जा रहे हैं और सीधे क्या ऊपर हो रहे हैं, और ऊपर से फिर कहाँ आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। तो ये आपका क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्पदाब मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं वो आपका है जो वो P0 है। क्या है? P0 है। फिर हमने क्या कि इस विलायक में हमने सिंपल तरीके से इसमें डाल क्या दिया कि कोई एक अवाष्पशील विलेय पदार्थ डाल दिया।
तो जैसे ही इसमें अवाष्पशील विलेय पदार्थ डालेंगे, अवाष्पशील विलेय पदार्थ, अवाष्पशील विलेय पदार्थ, हाँ, तो इसमें अवाष्पशील विलेय पदार्थ आपने डाल दिया, विलेय पदार्थ। और जैसे इसमें अवाष्पशील, जिसको नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कहते हैं, तो जैसे इसमें आप डालेंगे वैसे होगा क्या कि ये जो आपका विलेन है यहाँ पर, मतलब एक विलेन बन जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर आपने क्या डाला था, विलायक डाला था। और जैसे इसमें आपने अवाष्पशील विलेय पदार्थ डाला, तो अवाष्पशील विलेय पदार्थ, अवाष्पशील का मतलब और विलेय का मतलब दोनों अलग चीजें हैं। अवाष्पशील होने का मतलब ये नहीं है कि वो उसमें घुलेगा नहीं, यानी इसमें जो आपने विलेय पदार्थ डाला है वो घुल तो जाएगा लेकिन वो वाष्पशील नहीं है, इसका तात्पर्य ये अलग है। तो आप ऐसा नहीं समझेंगे कि जो वाष्पशील होता है वो विलेय भी नहीं होगा, जो अवाष्पशील पदार्थ है वो विलेय भी नहीं होगा। विलेय होगा, विलेय एक अलग चीज है, विलेय होना अलग चीज है, और वाष्पशील अवाष्पशील होना अलग चीज है। तो आप समझ सकते थे कि यहां पर जैसे आप इसको पार्टिकल डालेंगे, तो पार्टिकल डालने की वजह से मान लेते हैं ये रास्ते को आप बैन कर देगा। ये जैसे इसमें अवाष्पशील विलेय पदार्थ डालेंगे तो इसका ये बन जाएगा विलेन, क्या बन जाएगा, विलेन बन जाएगा। और जैसे ये विलेन बनेगा तो इस विलेन में जो आपका वाष्पदाब होगी, वो वाष्पदाब की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी जब कम मात्रा में आपके जो होंगे वो वाष्प का निर्माण बहुत ही कम मात्रा में होगा। उसका कारण क्या है, क्योंकि आपने इस विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ डाल दिया। तो जैसे आपने अवाष्पशील पदार्थ आपने इसमें डाला तो इसका क्या हो गया, वाष्पदाब कम हो गया, वाष्प की प्रक्रिया क्या हो गई, धीमी पड़ गई, इसलिए यह विलयन बन गया। तो हम यहाँ पर यह बात कह सकते हैं कि विलयन, इसमें यहाँ पर लिख सकते हैं विलयन का वाष्पदाब, जो विलयन का वाष्पदाब है इसको हम पीएस लिख देते हैं ना, विलयन का वाष्पदाब बराबर क्या लिख सकते हैं, पीएस लिख सकते हैं। अब आप एक बात यहाँ पर ये आप बहुत अच्छी तरीके से आते हैं कि ये शुद्ध विलायक का वाष्पदाब है, ये विलयन का वाष्पदाब है। विलयन का वाष्पदाब विलायक का वाष्पदाब जो था वो ज्यादा था, किसके कंपैरिजन में, विलयन का कंपैरिजन में। तो क्योंकि विलयन में कोई भी विलायक में किसी भी प्रकार का अवाष्पशील विलेय पदार्थ नहीं घुला है, जबकि विलयन में हमने क्या किया है, इस वाले विलायक में जब इसी में हमने उठा के एक अवाष्पशील विलेय पदार्थ डाल दिया तो ये क्या हो गया, विलयन का वाष्पदाब हो गया, जिसको हमने पीएस कहा, और इसका वाष्पदाब कम होगा। तो इस बात को हम आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि जो आपका विलयन का वाष्पदाब होगा ये P0 होगा, ये विलायक का वाष्पदाब ज्यादा होगा, किसकी कंपैरिजन में, पीएस के। ये बात यहाँ पर लिख सकते हैं, रीजन इसका क्या है, क्योंकि ये ज्यादा मात्रा में वाष्पित होगा, ये कम मात्रा में वाष्पित होगा। अब सिंपल तरीके से आप इसमें वाष्पदाब का अनुमान किसे कहते हैं, तो एक प्रकार के वाष्पदाब का अनुमान ही हुआ ना। तो इस वाष्पदाब के अनुमान की हम परिभाषा लिख देंगे, पहले इसको आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। तो वाष्पदाब के अनुमान को किस प्रकार से आप लिखना है, आपको यहाँ पर हम परिभाषा लिख देंगे, पहले इसको आप नोट कर लीजिए फिर लिखते हैं। तो यहां पर हम मेंशन कर सकते हैं, चूंकि इसका वाष्पदाब ज्यादा है और इसका वाष्पदाब कम है, तो आप फाइनल एक चीज लिख देते हैं कि वाष्पदाब का अनुमान, वाष्पदाब का अनुमान क्या होगा, अनुमान में कहने मतलब हमने पी जो ज्यादा है, ज्यादा किसका वाष्पदाब है, P0 का है, यानी शुद्ध विलायक का वाष्पदाब ज्यादा है किसकी अपेक्षा, विलयन की अपेक्षा में। तो यहां पर क्या होगा, P0 माइनस, आप यहां पर लिख सकते हैं पीएस, यानी वाष्पदाब का अनुमान बराबर क्या हो गया, P0 माइनस पीएस हो गया। अब हम अगला हेडिंग इसमें समझते हैं कि वाष्पदाब का आपेक्षिक अनुमान किसे कहते हैं। तो वाष्पदाब का आपेक्षिक अनुमान जो कहते हैं उसको हम ये परिभाषा को पूरी तरीके से लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं वाष्पदाब के अनुमान, ये वाष्पदाब की परिभाषा हम लिखने जा रहे हैं कि वाष्पदाब के अनुमान एवं शुद्ध विलायक, वाष्पदाब के अनुमान एवं शुद्ध विलायक के वाष्पदाब यानी P0 के अनुपात को वाष्पदाब का आपेक्षिक अनुमान कहते हैं, आपेक्षिक अनुमान कहते हैं। हमने इसमें क्या कहा,
कि वाष्प दाब का अनुमान एवं शुद्ध विलायक के वाष्प दाब पी नॉट के अनुपात को वाष्प दाब का अनुमान कहते हैं। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, इरेज कर रहे हैं। तो चलिए, तो इसमें क्या हमने बात किया कि वाष्प दाब का जो अनुमान है वो पी नॉट माइनस पी एस होता है। वाष्प दाब के अनुमान व शुद्ध विलायक के वाष्प दाब पी नॉट के अनुपात को वाष्प दाब का आपेक्षिक अनुमान कहते हैं। अब इसको किस प्रकार से वाष्प दाब का अनुमान, तो वाष्प दाब का अनुमान क्या है, यानी हम इसको लिख सकते हैं इक्वल टू वाष्प दाब का आपेक्षिक अनुमान बराबर हो जाएगा वाष्प दाब का आपेक्षिक अनुमान इक्वल टू किसके हो जाएगा, वाष्प दाब के अनुमान। तो वाष्प दाब का अनुमान क्या है, पी नॉट माइनस पी एस अपान विलायक के वाष्प दाब पी नॉट के अनुपात, तो अनुपात में लगा है यानी पी नॉट, यानी वाष्प दाब के अनुमान यानी पी नॉट माइनस पी एस एवं शुद्ध विलायक के वाष्प दाब पी नॉट के अनुपात मतलब अपान लगा दिए का वाष्प दाब का आपेक्षिक अनुमान कहते हैं। तो ये आपका क्या है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अनुमान का हमने क्या कर लिया, यहाँ पर एक फार्मूला निकाला। ठीक है, तो ये वाष्प दाब का आपेक्षिक अनुमान है। और वाष्प दाब का अनुमान तो आप जानते हैं, वाष्प दाब का अनुमान क्या हो जाता है कि किसी विलायक लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोलने पर वाष्प दाब में कमी आ जाती है, वाष्प दाब का अनुमान कहलाता है। वाष्प दाब का, लीजिए हमने ये भी परिभाषा आपके लिए लिख दिया, वाष्प दाब का अनुमान कहलाता है। तो सभी परिभाषाएं मैंने यहाँ पर लिख दिया, इसको आप नोट कर सकते हैं। वाष्प दाब भी लिख दिया, वाष्प दाब का अनुमान भी लिख दिया। ये वाष्प दाब का अनुमान बराबर ये होता है वाष्प दाब के अनुमान एवं शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को क्या कहते हैं, वाष्प दाब का आपेक्षिक अनुमान कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में कई दफे पूछा गया है, तो ये इसको इंपॉर्टेंट में लगा लेंगे। अब इसको आप करने के लिए फिर हम इसको राउल्ट के नियम पर पढ़ेंगे। तो पहले आप इसको क्या करेंगे, नोट कर लीजिए, फिर हम अगला पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक इसमें देख लेते हैं हम। इसमें है कि अवाष्पशील विलेय के संदर्भ में राउल्ट का नियम। तो इसमें राउल्ट का नियम, ये राउल्ट बाबा क्या कहते हैं, जब आपको क्या कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ आप डालते हैं तो उसके संदर्भ में इन्होंने कहा कि किसी वाष्पशील विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय घोला जाए, किसी वाष्पशील विलायक में, मान लेते हैं हम एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर समझना चाहते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक कोई कंटेनर लेते हैं और इस कंटेनर में हमने क्या कर दिया है, एक वाष्पशील विलायक ले लिया। ये क्या ले लिया हमने, विलायक। इसमें हमने विलायक और विलायक को हमने ए माना है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि यदि वाष्पशील विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय घोल दिया जाए, और इसमें हमने क्या कर दिया है, कोई अवाष्पशील विलेय घोल दिया है। अवाष्पशील हमने इसमें क्या घोला है, विलेय घोला है। ठीक है, तो अवाष्पशील विलेय को हम मान लेते हैं बी। ठीक है, और फिर कह रहा है कि अवाष्पशील विलेय घोला जाए तो विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अनुमान, तो विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अनुमान किसे कहते हैं, विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अनुमान अभी हमने पढ़ा है, वो होता है पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट। क्या था, वाष्प दाब का अनुमान था। वाष्प दाब का अनुमान जब उसमें हम बटे में शुद्ध विलायक का भी वाष्प दाब जोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाता है, वाष्पशील वाष्प दाब का आपेक्षिक अनुमान बन जाता है। तो यह वाष्प दाब का आपेक्षिक अनुमान बराबर होता है, कह रहा है, तो विलयन का वाष्प दाब का आपेक्षिक अनुमान विलयन में उपस्थित विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। अब यहाँ पर विलेय का मोल प्रभाज क्या है, काई बी है ना, काई बी, क्योंकि ये अवाष्पशील विलेय यही तो है, तो इसमें अवाष्पशील विलेय काई बी हमने मान लिया, तो उसके किसके बराबर होता है, काई बी के बराबर होता है। तो सिंपल सा यही कह रहा है कि किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोलने पर, तो जब आप घोलेंगे तो विलयन का जो वाष्प दाब होगा, यानी विलयन का वाष्प दाब का आपेक्षिक जो अनुमान होगा पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट, वो क्या होगा, अनुमान विलयन में उपस्थित विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होगा। तो जो विलयन में उपस्थित विलेय है, विलायक के मोल प्रभाज के बराबर नहीं होगा, विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होगा। तो विलेय यहाँ पर आपने बी माना है, यानी तो विलेय का मोल प्रभाज क्या हो जाएगा, काई बी से हमने इसको प्रेजेंट कर दिया, तो वही कह रहा है बराबर, तुमने इसको क्या कर दिया है, बराबर कर दिया।
यदि इसको हम आगे लिखना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं, जानते हैं कि काई बी बराबर क्या हो जाएगा, ये काई बी बराबर एक कहानी हम जानते हैं कि काई बी बराबर होता है, यानी विलेय का मोल प्रभाज बराबर होता है एन बी बटे, इसको हम क्या मान लेते हैं, एन ए मान लेते हैं ना। एक प्रकार से इसको हम लिखना चाहें तो n1 और अपन n2 करके लिख सकते हैं। तो n1 प्लस n2, ये क्या हुआ, हम जानते हैं कि जो विलेय का मोल प्रभाज बराबर होता है वो विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। तो ये विलेय के मोलों की संख्या होगी, विलायक के मोलों की संख्या, हमने विलेय के मोलों की संख्या को n1 मान लिया है। यहाँ पर आप इसको चाहे तो लिख सकते हैं काई v इक्वल टू n1, यानी विलेय के मोल प्रभाज बराबर विलेय के मोलों की संख्या और बटे विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक की मोलों की संख्या। इस प्रकार से यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। तो हमने ये लिख दिया है। अब आप जानते हैं यदि इसको और आगे लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा, n1 बराबर मतलब लिखा है विलेय की मोलों की संख्या, और विलेय की मोलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, भार बटे अड़भार। n1 बराबर ये हम जानते होता है ना, n1 बराबर w1 अपान w2, यानी विलेय की मोलों की संख्या, यही तो लिखा हुआ है, विलेय की मोल संख्या n1 बराबर w1 अपान w2। तो इसके जगह पर हम क्या कर देंगे, n1 के जगह पर हम लिख देंगे w1 बटे w2 बटे, फिर क्या हो जाएगा, फिर ये n1 फिर लिखा है तो फिर इसके जगह पर हम w1 बाई w2 लिख देंगे और प्लस फिर इसमें n2 लिखा है तो n2 बराबर क्या हो जाएगा, n2 बराबर यानी विलायक की मोलों की संख्या, किसकी मोलों की संख्या, विलायक की मोलों की संख्या, यानी मोलो बराबर n2 बराबर क्या हो जाएगा, w2 बाई भार बटे और भार होता है, सॉरी यहां पर कर देंगे wn बाई m1 कर देंगे, ठीक है, m1 सॉरी। तो यहाँ पर w2 बाई क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा, यानी विलायक का भार बटे विलायक का और भार हो जाएगा। अब जस्ट इसको क्या करेंगे, इस मान को n2 के जगह पर यहाँ पर पुटअप कर देंगे तो क्या हो जाएगा, w2 बाई m2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसमें लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं कि P0 माइनस PS बटे P0, यानी विलयन के वाष्पदाब के आपेक्षिक अवनमन जो बराबर हो जाएगा वो किसके हो जाएगा, W1 बाई M1 बटे W1 बाई W2, और यहां पर इसको आप सही कर लेंगे M1 कर देंगे, ठीक है, बाई M1 प्लस W2 बाई M2 कर देंगे, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, फार्मूला होगा, और इस पे सवाल आते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस पे आपको सवाल दिए जाते हैं, ये आपका फार्मूला है। इसमें कहां पर क्या लिखा हुआ है, इस चीज को हम यहां पर चाहें तो जहां के रूप में लिख सकते हैं, वेयर जो आपका P0 है वो P0 शुद्ध विलायक का वाष्पदाब है, P0 बराबर क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्पदाब, शुद्ध विलायक का वाष्पदाब है। फिर यहां पर PS क्या है, जो PS आप है वो विलयन का वाष्पदाब है, किसका, विलयन का। तो यहां पर आप लिख सकते हैं विलयन का वाष्पदाब, ठीक। फिर इसमें क्या है, W1 और M1 क्या है, तो W1 और M1 आपका जो है, या इस प्रकार से लिख सकते हैं W1 व W2 क्रमशः विलेय व विलायक का भार है, किसका भार है, विलेय व विलायक, यहां पर विलायक लिखा हुआ, विलायक का भार। M1 और M2 क्या होगा, M1 और M2, M1 व M2 आपको दिख रहा होगा, M1 व M2, या नहीं दिख रहा है तो ऊपर लिख देते हैं, इस चीज को हम यहां पर लिख देते हैं नीचे, M1 व M2 क्रमशः विलेय व विलायक का अणुभार है, विलेय व विलायक का अणुभार है। इस फार्मूले में ये सारी चीजें जो दी हुई हैं, यहां पर हमने इसको क्या कर दिया है, लिख दिया है। तो चलिए इसको आप कर लीजिएंगे नोट, और नोट करने के बाद फिर हम अगला देखते हैं। चलिए इसको आपने नोट कर लिया होगा।
तो इसमें हम एक बार पुनः समझ लेते हैं क्या इसमें दिया हुआ है। कह रहा है कि इसमें जो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन होता है वो विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, और विलेय का मोल प्रभाज बराबर क्या हो जाएगा, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय की मोलों की संख्या बटे प्लस विलायक की मोलों की संख्या। ये हमें मोल प्रभाज का हमने फार्मूला पढ़ रखा है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये आपका विलेय के मोलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, n1 बराबर हो जाएगा Wn/m1, और फिर यहाँ पर n1 लिखा है तो Wn/m1, n2 बराबर क्या हो जाएगा W2/m2। ये आप जानते हैं विलेय की मोलों की संख्या बराबर होता है भार बटे अणुभार होता है, ठीक है। फिर उसमें हमने क्या कर दिया, इस चीज को P0 - PS में बॉक्स में कर दिया है, जो कि मैंने कौन चीज क्या है यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया है। चलिए अब इसमें है कि आपको तन विलयन के लिए आपको राउल्ट का नियम लगाना है। तो तन विलयन के लिए राउल्ट का नियम, तो उसको इस प्रकार से किस प्रकार से देखते हैं, सारा चीज हम यहाँ पर देखते हैं। तो इसको हम इरेज करते हैं। तनु विलयनों के लिए राउल्ट का नियम, तनु विलयन कहने का मतलब है, यहां पर लिख देंगे तनु विलयन के लिए, तनु विलयन के लिए राउल्ट का नियम, तनु विलयन के लिए राउल्ट का नियम डाइल्यूट सॉल्यूशन के। अब तनु विलयन क्या है, एक चीज यहां पर थोड़ा देखते हैं। मान लेते हैं हम यहां पर क्या लिया हमने, ये विलायक है और इस विलायक में हमने क्या कर दिया, विलेय डाला है। क्या डाला है, अवाष्पशील विलेय डाला, अवाष्पशील विलेय। तो जैसे हमने, ये आपका विलायक है, अब आप जानते हैं कि ये विलायक में आपने क्या किया है, विलेय डाला है, लेकिन तनु है। तनु करने का मतलब विलेय की मोलों की संख्या बहुत कम है। विलेय क्या है, बहुत ही कम है। जो यहाँ पर विलेय की मोलों की संख्या है, विलेय की मोलों की संख्या जिसको हम कह सकते हैं n सोल्यूट, वो जो है वो बहुत ही कम है, बहुत कम है। और n सॉल्वेंट जो है, n सॉल्वेंट, वो क्या है, अधिक है। स्वाभाविक है वो अधिक होगा, ठीक है, वो क्या है, अधिक है। तो जैसे आपने इसमें अवाष्पशील विलेय पदार्थ डाला और ये विलायक है, लेकिन इसमें जो विलेय की मोलों की संख्या कम है, विलेय की मोलों की संख्या कम है, तभी वो क्या होगा, आपका तनु विलयन होगा। तो इस कंडीशन में आपको राउल्ट के नियम को आपको अप्लाई करना है। तो राउल्ट का नियम अभी आपने लिखा है, राउल्ट का नियम क्या लिखा है आपने यहां पर, अभी हमने जस्ट किया है कि P0 - PS/P0, यानी ये क्या है, विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है, वो बराबर किसके था, N1/N1 + N2। अब यहाँ पर n1 क्या है, तो n1 हम इसमें लिख सकते हैं, जो आपका n1 दिया हुआ है ये विलेय की मोलों की संख्या है। किसकी मोलों की संख्या है, विलेय की मोलों की संख्या। और जो n2 आपको दिया हुआ है वो किसका है, विलायक की मोलों की संख्या है, ठीक। अब एक बात आपको यहाँ पर समझना है कि इस प्रकार से इसको लिखने के लिए हम आगे क्या करेंगे, हम इसमें आप जानते हैं कि चूंकि तनु विलयन में विलेय की मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या बहुत कम है। किसी भी तनु विलयन में विलेय की मोलों की संख्या स्वाभाविक है कि कम ही होगा, बहुत कम है। तो किस प्रकार से कम है, यानी ये जो n1 है, जो विलेय की मोलों की संख्या है वो बहुत ही कम है। क्या है, बहुत ही कम है, यानी किसकी मोलों की संख्या अधिक है, n2 की। n1 आपका है, आप डाल लीजिए n1 जो है वो विलेय की मोलों की संख्या, यहां पर आप लिख देंगे n1 विलेय की मोलों की संख्या है, मोलों की संख्या है। और n2 बराबर क्या है, विलायक की मोलों की संख्या, n2 बराबर विलायक के मोलों की संख्या। अब जब यहां पर क्या है, n1 यानी विलेय की मोलों की संख्या बहुत कम है, तो आप ये कह सकते हैं कि n1 और n2 लगभग बराबर किसे मान लग सकते हैं, हम n2 के मान सकते हैं। यानी n1 + N2 बराबर, लगभग बराबर किसके मान सकते हैं, हम n2 की। मतलब आप समझिए, जब इसमें विलेय की मोलों की संख्या यानी n1 की मोलों की संख्या इतनी कम है कि बहुत ही कम है, तो हम इसको, जब हमने कह दिया कि n1 बहुत कम है किसकी अपेक्षा, n2 की अपेक्षा, तो हम क्या कर देंगे कि n1 + N2 यानी विलेय की मोलों की संख्या प्लस विलायक की मोलों की संख्या लगभग बराबर है किसके, विलायक की मोलों की संख्या। एक बार पुनः समझेंगे, चूंकि विलेय की मोलों की संख्या बहुत कम है और विलायक की मोलों की संख्या बहुत ज्यादा है,
तो ये बात हम कह सकते हैं कि विलेय की मूलों की संख्या प्लस विलायक की मूलों की संख्या लगभग किसी बराबर है विलायक के मूलों की संख्या के। जैसे मान लेते हैं आप क्या करते हैं कि हम 100 लीटर पानी लेते हैं, 100 लीटर पानी में हमने डाल दिया है आधा किलोग्राम उसमें NaCl डाल दिया है, नमक डाल दिया है। तो हम ये कह सकते हैं ना कि NaCl आधा किलोग्राम NaCl प्लस 100 लीटर पानी आपका जो विलायक है, 100 लीटर विलायक और आधा केजी जो आपने NaCl लिया है, वो दोनों लगभग बराबर किसके हो जाएंगे? विलायक के, यानी पानी के बराबर हो जाएंगे। सिंपल सा यही बात यहाँ पर कहा गया है। तो आप समझिए इसमें आपने क्या लिखा है कि P नॉट, ये इस चीज को हम इस पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा? P नॉट माइनस PS बटे P नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? N1 प्लस N1 प्लस N2। अब यहां पर आप करेंगे क्या कि N1 प्लस N2, तो आप एक चीज यहां पर कर सकते हैं कि N1 बाई इस N1 की जगह पर तो आपने क्या N1 की जगह पर N1 ही रहेगा, N1 प्लस N2 दोनों मिलाकर आप क्या लिख सकते हैं? N1 प्लस N2 बराबर किसके लगभग है? N2 के बराबर। तो N1 प्लस N2 के बराबर आप क्या लिख सकते हैं? N2 लिख सकते हैं यहां पर, क्योंकि ये देखिए N1 प्लस N2 बराबर N2 है, तो N1 प्लस N2 बराबर आप N2 लिख सकते हैं ना। और इसमें क्या हो जाएगा? P नॉट माइनस PS बटे P नॉट। ठीक, अब इसमें आप क्या कर सकते हैं? आप ये जानते हैं N1 बराबर क्या होता है? N1 बराबर अभी जस्ट हमने लिखा था, N1 बराबर हो जाता है W1 बाई M1 और N2 बराबर हम जानते हैं कि W2 और बाई M2 अपान M2। ठीक है, तो वही लिख देते हैं। N बराबर क्या लिख देंगे? W1 बटे M1 और N2 बराबर क्या लिख देंगे? इस N2 की जगह पर क्या लिख देंगे? W2 बाई M2। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं ना कि P नॉट माइनस PS बराबर, ये हमने इसको कर दिया। यदि इसको आप सही फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको और बराबर करके क्या लिख सकते हैं? W1 बाई, देखो ये वाला प्रथम पद चतुर्थ से हो जाएगा, द्वितीय वाला तृतीय से हो जाएगा, W1 अपान M2, W1 का गुणा आप M2 से कराएंगे, M2 और M1 इंटू किससे गुणा हो जाएगा? W2 से। तो प्रथम का चतुर्थ से कराया तो W1 इंटू M2 हो गया और M1 का W2 से कराया तो M1 इंटू W2 हो गया। यानी इसका फाइनल इक्वेशन में लिखना चाहे तो फाइनल हम क्या लिख सकते हैं? फाइनल आप लिखना चाहे तो यही पे लिख सकते हैं, यही कि P नॉट माइनस अपान यहां पर P नॉट लगा दीजिएगा, सॉरी P नॉट। अब इसको आप लिखना चाहे तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, कहां लिख दें? यहां पर लिख दे रहे हैं कि P नॉट माइनस PS बटे P नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? W1 इंटू M2 बटे M1 इंटू W2। इस प्रकार से आप क्या कर देंगे? घेरा कर लेंगे। अब यहां पर आप क्या करेंगे? द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए आपको मान लेते हैं कि आपको शुद्ध विलायक का वाष्प दाब दिया हो और विलयन का वाष्प दाब दिया हो और इसमें क्या पूछ रहा हो? भार भी दिया हो, विलय और विलायक का भार दिया हो, तो आप यहां से क्या निकाल सकते हैं? मोलर द्रव्यमान निकाल सकते हैं। ये इस इक्वेशन पे बहुत बार सवाल भी आया है। इसमें हम क्या कराएंगे? इस पे हम क्विज पर कराएंगे आपको, जब क्वेश्चन कराएंगे तो इस पे आपको क्वेश्चन कराया जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम समझ लेंगे दोबारा कि जब भी वाष्पशील विलय में विलय की मात्रा बहुत कम होगी तो हम सिंपल जानते हैं जो विलय के मोलों की संख्या होगी वो भी क्या होगी? विलायक की अपेक्षा बहुत कम होगी। तो हम कह सकते हैं कि विलय की मोलों की संख्या प्लस विलायक की मोलों की संख्या लगभग बराबर हो जाएगी विलायक की मोलों की संख्या। और बस मैंने इसको जैसे जैसे सिंपल तरीके से रखते हुए रख दिया। तो पहले आप क्या करेंगे? इतना लिखेंगे, फिर ये वाला लिखेंगे, यहाँ पर बराबर मैं ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, आप ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे? इधर ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी दिया हुआ है। ठीक, इसको आप लिख लीजिए। हाँ, तो इसी के साथ अभी आज समय को देखते हुए समय काफी हो गया है, तो हम क्या करेंगे? अगले जो चैप्टर्स होंगे आपका, इसमें आपका क्वथनांक का उन्नयन पढ़ना है हमें, जो कि हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। और यहाँ तक आप इसको आप तैयार करेंगे। वाष्पदाब का अपेक्षित अनुमान और वाष्पदाब क्या है इसको बात जाना, और राउल्ट का नियम किस प्रकार से बेरायग होता है वो भी आपने जाना। वाष्पदाब का अपेक्षित जो क्वथनांक का उन्नयन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद और आप देखते रहिए।